तेरी मेरी प्रेम कहानी भाग 2। ये सच था कि बचपन से ही इस दादी माँ ने कभी खुशी को प्यार नहीं किया। उन्हें तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे देखते ही उन्हें गुस्सा आ जाता था। कुंजल, तुम मेरे साथ चलो। खुशी किंजल को अपने रूम में लेकर जाने लगी। खुशी, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जल्द से जल्द इस लड़की का साथ छोड़ दो। तुम्हारी शादी एक ऊंचे घराने में होने वाली है। कितने दिनों तक अपनी ये मिडिल क्लास दोस्त के साथ घूमती रहोगी? दादी माँ ने आखिर शादी की बात छेड़ ही दी। इसी का तो खुशी को इंतज़ार था। वो तुरंत रुक गई और दादी माँ के सामने आकर खड़ी हो गई। सुनो सुनो घर वाले सभी सुनो, अभी के अभी सब हॉल में आ जाइए। मुझे आप सब लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। खुशी ने चिल्लाकर सबको बुला लिया। खुशी, ये क्या बदतमीज़ी है? क्यों चिल्ला रही हो? उसकी माँ आस्था जो अपनी किटी पार्टी के लिए जा रही थी, खुशी की आवाज़ सुनकर वह भागते हुए आ गई। बाकी घरवाले भी आ गए। इसकी तो आदत है चिल्लाने की। यह लड़की कभी सुधर नहीं सकती। उसकी गुंजन चाची बोली। गुंजन, पहले वो क्या कहना चाहती है वो तो सुन लो। उसके चिराग चाचा बोले। अब सब घर वालों को इकट्ठा ही कर लिया है तो अपना मुंह खोलो और बताओ सबको क्यों बुलाया है। आस्था जी बोली। पापा नहीं आए? खुशी ने पूछा। उनको आने में देर हो जाएगी। हम सब कम है क्या? बताओ जल्दी, क्या बोलना है? मुझे अपने पार्टी के लिए जाना है। आस्था को उनकी पार्टी की पड़ी थी, बेटी की नहीं। माँ, चाचा, चाची, दादी माँ, मैं अब आपसे जो कहने जा रही हूँ, प्लीज़ उस बात पर यकीन कीजिए। ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। खुशी बोली, लेकिन उसकी बातें किसी की समझ में नहीं आई। तुम हमें साफ साफ बताओगी कि क्या कहना चाहती हो? ऐसे घुमा फिरा कर बात मत कर, सीधा पॉइंट पर आ। उसकी चाची बोली। तो सुनिए, मैं मयंक के साथ शादी नहीं करूँगी, वो बोली और सब पर जैसे बम फट गया। क्योंकि 15 दिन बाद उसकी शादी थी और वो आज बोल रही थी कि उसे मयंक से शादी नहीं करनी है। जब उसने मयंक को देखा तो तुरंत हाँ कर दी थी, लेकिन अब वो मना कर रही थी। सबके चेहरे देखने जैसे हो गए थे। ए लड़की, क्या बोल रही है तू? 15 दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुम अब कह रही हो कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी है? ये कोई मजाक है क्या? सबको पता चल गया है कि तुम्हारी और मयंक की शादी होने वाली है। लोग बातें मनाएंगे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। देखो, तुम अब नाटक बंद करो और चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाओ। दादी माँ को तो बहुत बड़ा सदमा लगा था। मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जो किसी और के साथ। छी छी छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। उसने अपना मोबाइल लिया और उसमें से मयंक और रुबीना की तस्वीर घर वालों को दिखाई। दादी फिर भी उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। ये लड़की झूठ बोल रही है। कैसे ये गंदे फ़ोटो निकाल कर लाई है और वो गलत चेहरे लगा के दिखा रही है हमें। ये इतनी चालाक है ना, कुछ भी कर सकती है। उसकी दादी बोली तो उसने अपनी आंखें घुमा ली। लेकिन अगर ये फ़ोटो सच हुई तो हमारी खुशी की ज़िंदगी का सवाल है। उसके चाचा चिराग बोले। ओ चिराग जी, आप भी क्या इस लड़की के बातों पे भरोसा कर रहे हो? ऐसे फ़ोटो एडिट करके भी आते हैं। इसने ये फ़ोटो एडिट करके ही लाए हैं और हमें दिखा रही है। उसकी चाची बोली। खुशी को तो पूरा यकीन था कि उसके घर वाले उस पर यकीन नहीं करेंगे। खुशी ने अपनी दोस्त किंजल की तरफ देखा। किंजल तो बेचारी चुपचाप खड़ी थी। आते ही दादी ने उसका अपमान जो किया था, मुझे पता था आप सब लोग मुझ पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये फ़ोटो मैंने कोई एडिट नहीं किए हैं, बल्कि ये फ़ोटो सच है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो अभी जो मयंक के साथ लड़की है उसकी भी शादी एक ऊंचे खानदान वाले लड़के से होने वाली थी और वो लड़का भी वहाँ पहुँच गया था। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं साबित करूं कि मयंक और इस लड़की का चक्कर चल रहा है, तो मैं इस लड़की के होने वाले पति को आप सबके सामने लाऊंगी। जब वो खुद बोलेगा तब तो आप लोग यकीन करोगे ना? खुशी बोली तो किंजल उसकी तरफ देखने लगी। उसने भी वो लड़का देखा था।
कितना एटीट्यूड वाला था, रूड था। वो तो खुशी से ठीक तरह से बात भी नहीं कर रहा था। तो खुशी की बात सुनकर वो यहाँ क्यों आएगा? ठीक है, हम भी देखते हैं कौन है लड़का और हमें क्या बताता है। अगर ये तस्वीर सच हुई तो तुम्हारी शादी मयंक से नहीं होगी, लेकिन अगर 3 दिन के अंदर उस अनजान लड़के को लेकर नहीं आई तो तुम्हें मयंक से शादी करनी पड़ेगी। आस्था जी बोली। आस्था जी की बात सुनकर दादी माँ को भी राहत मिली। ठीक है माँ, 3 दिन के अंदर मैं उस लड़के को लेकर आऊँगी और वो खुद बताएगा, तब आप लोगों को यकीन करना ही होगा। खुशी ने ठान ली कि वो उस अनजान लड़के को अपने घर वालों के सामने लाकर सब सच्चाई बताएगी। किंजल ने तो मन में ही अपने सिर पर हाथ रख लिया। खुशी, क्या पागलपन है ये? उस लड़के को कहाँ से ढूंढोगी? तुझे तो बस उसके नाम के अलावा कुछ पता भी नहीं है। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ भी पता नहीं है। ऐसे में कैसे उस लड़के को 3 दिन के अंदर ढूंढकर अपने घर वालों के सामने लाएगी? खुशी किंजल को छोड़ने उसके रूम तक आई थी। अब ढूंढना तो पड़ेगा ही। ढूंढने के लिए मुझे उस रूबीना से मिलना होगा। उस रूबीना से ही अश्वथ नाम के लड़के का पता चलेगा। फिर उसके हाथ पैर पड़ लूँगी, लेकिन उसे कैसे भी मना लूँगी। खुशी को भी चिंता हो रही थी कि वो मानेगा या नहीं। अगर नहीं माना तो मुझे उस गधे मयंक से शादी करनी पड़ेगी। और तुम्हें क्या लगता है वो रूबीना तुम्हें सच बताएगी? वो भी इतना होने के बाद? मुझे तो नहीं लगता, किंजल बोली। अगर वो नहीं बोली ना तो उसके कान के नीचे लगाकर सब पता कर लूँगी। तुम चिंता मत करो। और हाँ, कल मैं अकेली ही जाऊँगी। तुम अपने गांव जाओ, अपने परिवार से मिलकर आओ। किंजल रेंट पर रहती थी और अपना जॉब करती थी। खुशी उसकी कॉलेज की फ्रेंड थी। उसने इसी शहर में अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की थी और जॉब पर भी लग गई थी। जितने भी पैसे आते थे उसमें से आधे पैसे वो घर वालों को भेज रही थी और आधे पैसों से अपना खर्चा चला रही थी। खुशी उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और बहुत बार खुशी उसकी मदद भी किया करती थी। खुशी देखो, उस लड़के से बात करते वक्त थोड़ा सोच समझकर बात करो, क्योंकि वो लड़का बड़ा ही अरोगेंट है। वो जल्दी से नहीं मानेगा, किंजल बोली। वो तो मुझे भी पता है, तू टेंशन मत ले, मैं देख लूँगी। और ये लो, कुछ पैसे अपने पास रखो। खुशी ने उसे कुछ पैसे दिए। नहीं नहीं खुशी, यह हर बार तुम मुझे पैसे देती रहती हो, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसी दोस्ती में पैसे नहीं आने चाहिए। किंजल ने उसके पैसों को लेने से इनकार कर दिया। किंजल, तुम मेरी दोस्त हो और उस हक से मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ। और ये पैसे तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे चाचा चाची के लिए है, समझी? अब रख लो। और अब इस पर कोई बात नहीं। खुशी ने ज़बरदस्ती उसके हाथों पर पैसे रख दिए और उसे बाय बोलकर वहाँ से चली गई। भगवान करे इसकी जैसी दोस्त हर लड़की को मिले। किंजल उसे जाते हुए देख रही थी। खुशी घर वापस आई। आज वो बहुत थक गई थी। आते ही उसने खाना खाया और अपने रूम में आकर कपड़े बदलकर सो गई। सुबह उसकी आँख खुली तो उसके पापा की आवाज़ से। आदेश रायचंद उसके पापा का नाम। वो भी एक बिजनेसमैन थे। उनका भाई चिराग बिजनेस में उनका साथ देता था। खुशी अपने पापा से डरती थी। खुशी, उसके पापा उसे आवाज़ दे रहे थे। खुशी की नींद उनकी आवाज़ से ही भाग गई। वो दौड़ते हुए अपने पापा के सामने आकर खड़ी हो गई। जी पापा, वो बोली। आदेश उसकी तरफ देख रहे थे। माँ जो कह रही है वो सच है क्या? उन्होंने पूछा। खुशी ने दादी माँ की तरफ देखा। हाँ सच है, मयंक हम सबको धोखा दे रहा है। मैंने अपने आँखों से उसे दूसरी लड़की के साथ देखा है। इतना कहकर वो चुप हो गई। अगर तुमने झूठ बोला तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आदेश थोड़े गुस्से से बोले। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ पापा, मैंने जो देखा है वही बोल रही हूँ। पहले मैंने ही मयंक को पसंद किया था, तो अब उसके खिलाफ मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मैंने जो भी कहा है वो सच कहा है। खुशी बोली। उसकी बात सुनकर दादी माँ ने तो मुंह बना लिया। खुशी, तुमने 3 दिन का वक्त मांगा है, मैं सिर्फ तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ।
तुम्हें अपनी बात सही साबित करने के लिए। अगर तुमने अपने आप को 2 दिन में साबित नहीं कर पाई तो उसके अगले ही दिन तुम्हारी शादी मयंक से होगी। उसके पापा ने तो उसे वार्निंग ही दे दी। खुशी का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। ठीक है, 2 दिन तो 2 दिन। 2 दिनों में मैं उसकी सच्चाई आप सबके सामने नहीं ला पाई तो मैं उसके साथ शादी कर लूँगी, लेकिन अपना मुंह कभी भी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। खुशी बोल पड़ी। खुशी को तो अपने घर वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो किसी अनजान लड़के पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन उस पर नहीं। वो तो खुद उनके घर की बेटी थी और वो भी इकलौती, फिर भी वो लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। अब तो उसके पास एक ही रास्ता था, अश्वथ। अश्वथ ही उसकी मदद कर सकता था। खुशी अपनी पूरी तैयारी करके घर से बाहर निकल गई। वो उस होटल में पहुंची जहां उसने कल रूबीना और मयंक को एक साथ पकड़ा था। वहां पर उसने रिसेप्शनिस्ट को पूछा, लेकिन उसे खुद नहीं पता था तो वो कहाँ से बताती। खुशी ने फिर मयंक को फ़ोन किया। मयंक अपने माँ बाप के साथ बैठा था और खुशी की बुराइयां कर रहा था। उसके माँ बाप भी बहुत चिढ़ गए थे। मयंक ने बहुत सफाई से अपनी गलती छुपा ली और सारा इल्ज़ाम खुशी पर डाल दिया। फिर भी वह अपने माँ बाप से यह कह रहा था कि शादी के बाद मैं उसे सुधार दूंगा। वह बात ही कर रहा था तभी उसे खुशी की कॉल आई। उसने देखा और वो अपने माँ बाप के पास से उठकर थोड़ा साइड में हो गया। हाँ बोलो, अब क्यों कॉल कर रही हो? वो तो खुशी से ही चिढ़कर बात करने लगा। हेलो, तुम्हारी याद आई इसलिए मैंने फ़ोन नहीं किया। मेरा एक काम है। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड रूबीना, उसका जो होने वाला पति था, उसके घर का एड्रेस मुझे चाहिए और मुझे पता है उसके बारे में, तो तुम्हें पता ही होगा। तो चुपचाप उस आदमी का एड्रेस मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारी और तुम्हारी उस चीप गर्लफ्रेंड की तस्वीर मैं सोशल मीडिया पर डाल दूँगी। खुशी ने तो उसको धमकी ही दे दी। उसकी धमकी से तो मयंक भी थोड़ा डर गया, लेकिन वो इस उलझन में था कि खुशी अश्वथ का एड्रेस क्यों मांग रही थी। तुम्हें अश्वथ मल्होत्रा का एड्रेस क्यों चाहिए? मयंक ने पूछा। तुम बस अपने काम से काम रखो, जितना पूछा गया है बस उसी का जवाब दो। खुशी ने उसके सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। मयंक ने उसे अश्वथ के ऑफिस का एड्रेस दे दिया। उसके घर का एड्रेस मयंक को खुद मालूम नहीं था। रूबीना ने एक बार उसके ऑफिस का नाम बताया था तो बस उसने वही खुशी को बता दिया। खुशी ने तुरंत उसकी कॉल कट कर दी और अपनी स्कूटी लेकर अश्वथ के ऑफिस में गई। खुशी उसके ऑफिस में तो आ गई, लेकिन उसे अंदर जाने से मना किया क्योंकि उसने पहले अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। देखो प्लीज़, मेरा बहुत ज़रूरी काम है। तुम बस उनको एक फ़ोन करके बता दो कि मयंक की फियांसे उनसे मिलने आई है। बहुत ज़रूरी काम है। अगर वो अभी के अभी मुझसे नहीं मिले तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। खुशी ने तो रोना ही चालू किया। देखिए मैडम, आप पहले शांत हो जाइए। आप यहाँ ऐसे रो नहीं सकती। प्लीज़ शांत हो जाइए। ठीक है, मैं सर से बात करती हूँ। प्लीज़ आप अपना रोना बंद कीजिए। रिसेप्शनिस्ट ने आखिर उसके सामने हार मान ली और अश्वथ को कॉल किया। हेलो, आई एम सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन यहाँ एक लड़की आई हुई है और वो रो रही है। उसने मयंक की फियांसे ऐसे अपनी पहचान बताई है। उसने कहा कि इतना बताते ही आप उसे पहचान जाओगे। वो अभी आपसे मिलना चाहती है। मैंने मना किया, लेकिन वो रोने लगी। कहा कि मेरी ज़िंदगी का सवाल है। रिसेप्शनिस्ट की बातें सुनकर अश्वथ ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। अच्छा ठीक है, उसे भेज दो। आखिरकार वो उसे क्या बात करने के लिए आई है, ये जानने के लिए उसने खुशी को अपने कैबिन में बुला लिया। रिसेप्शनिस्ट ने बताया। वैसे खुशी अश्वथ के कैबिन में चली गई। उसकी परमिशन लेकर वो अंदर आई। अश्वथ अपने चेयर पर बैठा हुआ था। उसका बैठने का स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त था। ऐसी कौन सी मुसीबत तुम पर आ पड़ी है जो बिना अपॉइंटमेंट लिए तुम मेरे ऑफिस तक चली आई और ऊपर से रोकर तमाशा कर रही हो? उसके आते ही अश्वथ थोड़ा गुस्से से बोला। आज का ये पार्ट
यही ख़त्म होता है। जल्द ही मिलेंगे अगले पार्ट में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।